आप सेल्स में देखो कि सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। आवाज आ रही है ना प्रॉपर बिल्कुल? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखो, तो डेली लाइफ में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का बेस्ट एग्जांपल रिमोट है, टीवी रिमोट। कितने सेल्स पड़ते हैं उसमें? सर दो। दो टीवी सेल्स में 2 रिमोट होती है। और जो ये टॉयज होते हैं बच्चों के खिलौने, स्पेशली जो रिमोट कार्स होती है, इसमें 4 या 3 तीन चार साल के बच्चों के लिए जो टॉय रिमोट वाली आती है उनमें भी 3-4 सेल पड़ते हैं। यस सर। ठीक है, कभी नोटिस किया कि इन सेल्स को कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? जैसे रिमोट में जब सर दोनों सेल्स सीरीज डालते में। हैं, हाँ, तो एक तरफ अगर एक सेल का जिस साइड पर पॉजिटिव होता है उस तरफ जो दूसरी सेल डालते हैं बगल में, यस सर। उधर उसका नेगेटिव होता है सर। नेगेटिव होता। एक के प्लस की साइड पर दूसरे का नेगेटिव डालते हैं। यस सर। यस सर। इसको बोला, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा गया है। मतलब रिमोट में वैसे अगर देखोगे तो दोनों सेल्स अगल बगल हैं, तो वो देखने में फिजिकली तो वो पैरेलल दिखते हैं, एक के बगल में दूसरा सेल है, लेकिन ऐसा सर एक लगता है कि प्लेट ऊपर से होती है अटैच, तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ, एक साथ होता है। इसी को सीरीज कहते हैं कि जब हम एक बैटरी के प्लस के साथ दूसरे का माइनस कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास मान लो कोई सेल 1 है और उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, फिर एक दूसरी बैटरी यूज की हमने और उसका भी एक प्लस माइनस है, तो हमारे अगर कनेक्शन इस तरीके से हो कि एक के माइनस को दूसरे के प्लस से कनेक्ट किया जाए और फर्स्ट वाले के प्लस और दूसरे वाले के माइनस के बीच में आप अपना डिवाइस कनेक्ट करो, डिवाइस जो कि एक बल्ब, फैन या कोई भी चीज हो सकती है, तो इस टाइप से हम कहते हैं कि ये सेल्स सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। माइनस ऑफ 1 कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड देन प्लस और माइनस जो बच गए आपके उनके बीच में डिवाइस लगा। इसी का सर्किट डायग्राम बनाए अगर तो कैसा बनेगा? तो ये फिजिकल अपीयरेंस आती है और सर्किट डायग्राम्स में इसको इस तरीके से दिखाते हैं। फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ E1, उसका रेजिस्टेंस R1, दूसरी सेल का ईएमएफ E2 एंड देन रेजिस्टेंस R2, एंड देन ये यहाँ पर हमने कोई डिवाइस लगाई। डिवाइस का मतलब उस डिवाइस का अपना कोई एक रेजिस्टेंस कैपिटल R मान लेते हैं। मुद्दा ये उठता भैया कि इतनी सारी सेल्स क्यों लगाई जाती है? मतलब क्या एक सेल से काम नहीं चल सकता? सो थोड़ा ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, और हाँ, जैसे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है तो ज्यादा ईएमएफ प्रोवाइड करती है। नहीं, तो क्वेश्चन ये है, जैसे रिमोट में हम 2 सेल्स डालते हैं मान लो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मान लो वो दोनों सेल्स मिला करके जितना ईएमएफ बनना है उतना हम एक सिंगल बैटरी खरीद लाते उतने ईएमएफ की, क्या हमारा काम नहीं चल जाता है? हाँ सर, चल तो सर। जो वॉल क्लॉक होती है उसमें कितने सेल पड़ते हैं? सर एक। तो इसका मतलब एक सेल से भी काम चल सकता है। यस सर। यस हाँ। सर। तो आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं कि 2 सेल्स यूज करते हैं इंस्टेड कि हम एक सेल बना लेते, पावरफुल सेल बना लेते, उससे काम चल जाता है मेरा। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? सर हीट ज्यादा लॉस होती है सर, डिवाइस की रिक्वायरमेंट। हीट ज्यादा लॉस होती है कह रहे हैं, और डिवाइस की डिवाइस को कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी। चलिए देख लेते हैं अच्छा क्या होता है, समझते हैं। मान लो 2 सेल्स लगाई, तो पहली बात तो इन 2 सेल्स मिल करके जो करंट डिलीवर करेगी, 2 सेल्स को मिलाने के बाद जो करंट डिलीवर होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम केवीएल से निकाल सकते हैं। और जब इस लूप में केवीएल फॉलो करोगे तो केवीएल की इक्वेशन मैंने लिखने जा रहा है। केवीएल लगाने के बाद स्मॉल आई की जो वैल्यू बनेगी अकॉर्डिंग टू केवीएल वो आएगी E1 प्लस E2 एंड होल डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू केवीएल। यस ये आ रहा है। ठीक है, आएगा, थोड़ा सा अपने आप करो। और अगर हम मान लो, अगर हमने जैसे हमने कहा कि हम 2 सेल्स लगा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमिकली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो अगर हम 2 सेल्स की जगह एक सिंगल सेल यूज कर लेते और एक ऐसी सिंगल सेल यूज करते जो इस कैपिटल आर को वही करंट डिलीवर करे जो करंट ये दोनों मिल करके डिलीवर करते,
दो सेल्स कंबाइन होकर के जितना करंट यहाँ भेज रहे हैं उतना करंट अगर कोई सिंगल सेल यहाँ भेज दे तो हम कह देंगे कि ये सिंगल वाली सेल इन दोनों की इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब जो जॉब ये मिल करके कर रहा है वो जॉब ये अकेला कर रहा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये। तो अगर हमने एक सिंगल सेल लगाई तो उसके लिए करंट का फॉर्मूला लिखेंगे E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसमें हम इसको E इक्विवेलेंट कह रहे हैं और R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। Equivalent मतलब this single cell will give the same value of current to the capital R as given by these two in a series combination। तो क्योंकि ये दोनों करंट सेम है, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम सेम करके इक्वेट कर देंगे तो हमारे लिए E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन बन जाएगी, और E इक्विवेलेंट की एक्सप्रेशन बनेगी इन दोनों को सिमिलर मान करके। E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2, और इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर बनेगा? तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी R1 प्लस R2 प्लस R2, दैट इज वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। अब हमने कहा कि इसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे यार, दो सेल्स लगाने से हमको फायदा कुछ मिला क्या? तो ऑब्वियसली एक फायदा तो ये मिला कि आपको ज्यादा ईएमएफ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर E1 प्लस E2 यानी कि ईएमएफ ऐड हो रहा है, तो आप ज्यादा ईएमएफ ला रहे हो, मतलब ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है हमें, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ज्यादा करंट जाएगी। ये तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कि ठीक है, देखो पहले ये रिजल्ट है इक्विवेलेंट ईएमएफ इज E1 प्लस E2 R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ये मैंने दो सेल्स के लिए लिया है। अगर दो से ज्यादा होंगे तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड सेल्स के कनेक्शंस प्रॉपर किए गए हों। प्रॉपर कनेक्शन किसको कहे जाते हैं? एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल का प्लस हो, तो ये प्रॉपर कनेक्शन होते हैं। तो व्हेन द सेल्स आर प्रॉपरली कनेक्टेड इन द सीरीज, equivalent EMF is E1 plus E2 plus E3 plus E4 and so on। तो एज एग्जांपल, पहले एलिमेंट्री एग्जांपल लेते हैं फिर समझाते हैं आप। एज एग्जांपल, मान लो आपके पास एक सिंगल सेल है जिसका EMF 2 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस इसकी 1 ओम की है, या फिर इसका EMF हम ज्यादा मान लेते हैं, मान लीजिए 6 वोल्ट का EMF है और 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और इस सिंगल सेल के साथ हमने कोई एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो कितना करंट फ्लो करेगा इसमें? करंट बाय द सिंगल सेल 2 एम्पीयर will be 6 divided by total resistance यानी कि 2 एम्पीयर। अब अगर हम उसी रेजिस्टेंस के साथ हम दो सेल्स लाते हैं, ऐसे दो सिमिलर सेल्स मार्केट से परचेज करो और दोनों को सीरीज में लगा दीजिए, 6 वोल्ट 1 ओम 6 वोल्ट 1 ओम, and then we connect them with the 2 ohm resistance, with the same 2 ohm resistance। अब कितना करंट जाएगा यहाँ पर? तो now current I by two similar cells will be 6 plus 6 equivalent EMF 6 plus 6 यानी कि 12 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 यानी कि 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम 4, यानी कुल मिलाकर के आपको 3 एम्पियर की करंट मिलेगी। तो सिंगल सेल हमको 2 एम्पियर करंट दे रहा था, दो सेल्स मिला दिए तो 3 एम्पियर की करंट आ गई, यानी जितना करंट हमें सिंगल सेल से मिल रहा था नेचुरली उससे ज्यादा करंट मिलेगी। यस सर, ना उससे ज्यादा करंट आएगी। एग्रीड है इसमें यार? तो कोई डाउट तो नहीं है ना कि दो सेल्स मिलेंगे तो ज्यादा सेल्स? नो मान लो 3 सेल्स आती, अगर हम 3 सेल सीरीज में लगा देते सिमिलरली तो 4 एम और यहाँ 18 6 प्लस 6 प्लस 6 18 यस सर, और 1 सर, प्लस 1 18 by प्लस 1 5 प्लस 18 by 5 वो और ज्यादा होता, 3.6 हो जाता। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा सेल्स हम सीरीज में लगाएंगे करंट उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ईएमएफ तो बढ़ ही रहा, बट हमारा कंसर्न ईएमएफ नहीं होता, हमारा कंसर्न होता है करंट। तो क्या सीरीज में सीरीज सेल्स लगाने से करंट की वैल्यू बढ़ती है? तो सामने एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि हाँ भाई करंट बढ़ रहा है। यस सर। बट क्या वो नंबर
क्या वो नंबर ऑफ सेल्स के प्रपोर्शन में बढ़ रहा है? कि जैसे अगर हमने एक की जगह 2 सेल करेंगे तो क्या हमारी करंट डबल हो जाएगी? नो नो सर, सर। नहीं, करंट बढ़ेगा बट नंबर ऑफ सेल्स के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। यस सर। ठीक, यहाँ तक पॉइंट है। और क्यों नहीं बढ़ पा रहा नंबर ऑफ सेल्स के प्रपोर्शन में? बिकॉज रेजिस्टेंस भी उनका ऐड हो रहा है साथ में ना यार। अब इसको जरा आप इसको ना हम वो कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको स्पेसिफिक नंबर्स प्रोवाइड करने की बजाय सिंबॉलिकली करें कि ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो करंट बाय द सिंगल सेल ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और अगर यही चीज यहाँ पे कर ले आर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज में चलिए, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर? करंट बाय द टू सेल्स बाई कैपिटल आर प्लस सर 2E बाय कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये ई अपॉन कैपिटल आर बाई 2 एंड प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। यस सर, एक तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम नहीं कर दिया? यस सर, कम हो रहा है। यस ई बाई स्मॉल आर, ई बाई स्मॉल आर, ई बाई स्मॉल आर, ई बाई स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर बाई 2 है। यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं ना कि सेल्स को सीरीज में लगाने से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होता जा रहा है। हाँ सर। यस मतलब जहां आर था वहां पर इनडायरेक्टली आर बाई 2 हो गया। एक तरीके से ये रेजिस्टेंस वर्चुअली ये रेजिस्टेंस हाफ हो गया। मतलब एक्चुअल में हाफ नहीं हुआ, बट इक्वेशंस के अंदर ऐसा मुझे लग रहा है कि यार ये रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये एडवांटेज है सेल्स को सीरीज में लगाने का कि ये सर्किट के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने का काम करता है। और जब सर्किट की रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी वहां पर। यस और सर। रेजिस्टेंस कम होने, हाँ एक तो देखो एडवांटेज देखो, एक तो रेजिस्टेंस कम हो गई प्लस करंट भी ज्यादा हो गई, दो एडवांटेज होते हैं भाई। और कम रेजिस्टेंस होगा तो हमारा एनर्जी लॉस भी कम होगा। यस सर। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है सीरीज में लगाने का ना। इसमें एक और बड़ा क्लासिक क्वेश्चन आता है, आई मीन कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि एक सेल हमने ईएमएफ के लिया, रेजिस्टेंस R1 लिया, दूसरा सेल भी सेम ईएमएफ का है लेकिन उसका रेजिस्टेंस अलग है। सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, और यहां पर हमने एक कैपिटल आर लगाया। ठीक है, और स्मॉल r1 इज मोर देन स्मॉल r2 ऐसा कुछ दे रखा है, स्मॉल r1 मोर देन स्मॉल r2। तो पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सी सेल का टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा आएगा? टर्मिनल वोल्टेज सेकंड वाले का। R2 वाले का R2 वाले का, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला E माइनस IR है, तो जिस सेल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसकी टर्मिनल वोल्टेज कम आएगी। यस सर, तो ये ऑब्वियसली सेल 2 का टर्मिनल वोल्टेज कम आएगा। बट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैपिटल आर की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए सेल 2 का टर्मिनल वोल्टेज 0 आ जाए? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल 2 becomes 0. So what should be the value of capital R in terms of R1 and R2? क्लासिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। For what value of capital R that terminal voltage of this second cell will become 0? कैसे करेंगे? तो for terminal voltage of cell 2 equal to 0 हमारे को रिलेशन क्या चाहिए? EMF E minus current multiplied by R2, बिकॉज यही टर्मिनल वोल्टेज होता है। एंड अगर इसको 0 करना है इसका मतलब हमें जो करंट चाहिए वो चाहिए E डिवाइडेड बाय R2 का। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगाए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के हिसाब से दो सेल्स का मतलब EMF 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। यस सर। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम होना चाहिए। यस सर, तो इन दोनों को इक्वेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। दोनों सेम चीजें हैं, तो इनको इक्वेट करके देखो कैपिटल आर की वैल्यू R1 और R2 के फॉर्म में क्या आ रही है। सर R2 माइनस R1। R2 माइनस
R2 minus R1. R2 माइनस R1, ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ आपको, हर एग्जाम में आ चुका है, जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं, चाहे एडवांस, मेंस, बिट सेट, सब में आ चुका है क्वेश्चन कि जब कैपिटल R की वैल्यू R2 माइनस R1 है, यानी कि दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर अगर कैपिटल R है, तो फिर हमारा एक सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 0 आएगी। बस इसमें कोई मतलब बहुत ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि सर रिपीटेड है कई R1 बार। इज ग्रेटर देन R2 का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? आपका आंसर R2 माइनस R1 आ रहा है कि R1 माइनस R2 आ रहा है? सर R2 माइनस R1 आया है। R2 माइनस R, R2 minus R1. तो फिर तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब सेल 2 का ईएमएफ कभी 0 हो ही नहीं सकता। Yes, sir. अच्छा हाँ सर। मतलब एक्चुअल में यहाँ हमसे गलती हुई है, होना ये चाहिए था कि R2 शुड बी मोर देन R1। जो हमने लिखा था उस हिसाब से तो आंसर ही इनवैलिड आ रहा है, बट एक्चुअली होना ये चाहिए था R2 शुड बी लेस देन R1। अब हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर, अब आ यस जाए। यस ठीक। नाउ कई बार क्या होता है कि हम लोगों से सेल्स को लगाते समय गलतियां बहुत होती है, मतलब हम लोगों ने गलत कनेक्शंस बहुत किए, चाहे रिमोट के सेल्स लगाए हों चाहे कहीं भी लगाए। तो कई बार सीरीज में मान लो कनेक्शन करते वक्त कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिस वजह से गलत पोलैरिटी से लग जाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल का ईएमएफ ई और आर, एक और ई और आर, और एक और हमने मान लो ई और आर लिया। तीन सेल तो हमने प्रॉपरली कनेक्ट किए, बट चौथे वाले को गलत कनेक्ट कर दिया, उसका प्लस माइनस गलत हो गया हमसे। तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि नहीं सीरीज में। होगा होगा नहीं, ये तीन सेल तो प्रॉपरली कनेक्टेड है ना यार। अच्छा सर। प्लस माइनस, माइनस के साथ प्लस, माइनस, माइनस के साथ प्लस, माइनस, लेकिन माइनस के साथ जब माइनस कनेक्ट करेंगे, माइनस माइनस, यस सर। तो सर भले उसी ही फॉर्मूले सेम। में EF की वैल्यू नेगेटिव में रख लेंगे। हाँ जी, बस ये कह रहा हूँ, अगर कोई सेल रॉन्ग कनेक्शन जिसको बोलते हो, पोलैरिटी गलत हो जाती है, तो जिसका भी रॉन्ग कनेक्शन है उसका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए जो राइट कनेक्शन है उसमें ई ई ई, मतलब टोटल हमारा हो गया, इन तीनों को मिला देंगे तो इन तीनों को मिला करके जो इक्विवेलेंट बनेगा वो 3E का बनेगा, और उसमें से E माइनस कर देंगे। और एक E गलत कनेक्ट हुआ है तो 3E में से E कनेक्ट माइनस करिए, यानी कि जो नेट ईएमएफ बचेगा वो कितना बचेगा यहाँ पर? आंसर इज 3E, जो ये तीन राइट वे में कनेक्टेड हैं, और माइनस एक जो गलत कनेक्शन है, इसका मतलब ओवरऑल ये 2E बचा है। यस सर। यस और करंट कितनी डिलीवर होगी? तो करंट नेट ईएमएफ के हिसाब से आएगी, विच इज 2 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय सर 2E कैपिटल R। बाय R प्लस 4R। हाँ, बट रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड होते हैं, क्योंकि आप चाहे राइट कनेक्शन करो चाहे रॉन्ग कनेक्शन करो, रेजिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता कभी। तो R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि 4R। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो okay. नाउ पैरेलल कनेक्शंस। पैरेलल कनेक्शंस फिजिकली कैसे दिखते होंगे? सर्किट डायग्राम्स में नहीं। पैरेलल कनेक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने फिर से अपनी कार वाली बैटरी यूज की और प्लस माइनस, फिर हमने एक और सेल यूज किया, दूसरे कार की बैटरी निकाल ली, उसका भी प्लस माइनस। तो पैरेलल में हम कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि जितनी भी सेल्स आपके पास है या जितनी भी बैटरीज आपके पास है, प्लस और प्लस इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। ध्यान देना ये अपोजिट है, सीरीज में एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस कनेक्ट होता है, यहाँ पर प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। और इसके बाद जिस डिवाइस में करंट भेजनी है वो डिवाइस भी इन्हीं प्लस माइनस के बीच में कनेक्ट होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, और दोनों प्लस से मिल करके हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, दोनों माइनस से मिल करके हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स।
जिसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होगा। सेल नंबर 1 को हम सर्किट्स में एक बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे, EMF 1 इंटू रेजिस्टेंस R1। सेल नंबर 2 को EMF 2 इंटू रेजिस्टेंस R2। प्लस की साइड प्लस और माइनस की साइड माइनस, और इन दोनों से हम लोगों ने एक कैपिटल R कनेक्ट किया। मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है। अब अगर पूछा जाए कि इस कैपिटल R में क्या करंट जा रहा होगा, या फिर यहाँ पर कैपिटल R में क्या करंट जाएगा, सर E1 अपॉन R1 प्लस R, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R, क्योंकि सर किसी एक का कंसिडर करेंगे E1 पैरेलल में ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन, वो भी नहीं होगा। सुनिए तो पहले, देखो Yes, sir. पैरेलल कनेक्शन पेपर पे पढ़ना, और अगर तुम्हारे सामने दो सेल्स रख दिए जाए और कोई कह दे कि भैया जरा पैरेलल में जोड़ के दिखा दो, तो पता तो हो पहले कि पैरेलल में कनेक्शन कैसे करने होते हैं। आप एक तार लाओ, उस तार से दोनों के प्लस प्लस को जोड़ दो, एक दूसरा वायर लाओ, माइनस माइनस कनेक्ट कर दो, और उसके बाद प्लस और माइनस के बीच में बल्ब लगा दो, या बल्ब या पंखा जो भी लगाना है, बन गया आपका पैरेलल कनेक्शन। yes, अब इसमें करंट कैसे आएगी ये देखो। तो इसमें होगा क्या, सेल नंबर 1 से कुछ करंट निकल के आएगा, मान लो I1 करंट फ्रॉम द सेल 1, और एक और करंट I2 निकल के आएगा फ्रॉम द सेल नंबर 2। एट दिस पॉइंट अगर हम किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाएं यहाँ पर, जहां से करंट I बाहर जा रहा है, I1 करंट सेल 1 से निकल रहा है, I2 करंट सेल 2 से निकल रहा है। I1 इस point पर I1 plus I2 I1 plus तो I2, किरचॉफ I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। सेल नंबर 1 का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा? सेल नंबर 1 की टर्मिनल वोल्टेज E1 minus I1 R, E1 माइनस I1 R1, सेल नंबर 1 का टर्मिनल वोल्टेज। yes, sir. और सेल नंबर 2 का टर्मिनल वोल्टेज, तो ये बनेगा E2 E2 minus I2 R2, R2, और ये दोनों सेल्स पैरेलली कनेक्टेड। पैरेलल में अगर दो सर, सेल्स same लगाई होगा। हुई हैं तो ये Potential टर्मिनल difference वोल्टेज same होगा, बराबर, सर। राइट। ये सेम होगा EMF नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। सर, गलत बोल दिया। टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा जब सेल्स पैरेलल में लगेगी, नहीं EMF सेम नहीं हो सकता उनका। कैसे EMF सेम होगा? एक हमने सर वो गलती से बोल दिया था सर, वो मतलब बाकी लोग को बता रहे याद रखने के लिए, एक बैटरी मारुति कार की निकाल लो, एक बैटरी मर्सिडीज की निकाल लो, क्या दोनों में सेम बैटरी लगी होगी? नो No, सर, sir. No, sir. दो सेम ब्रांड्स एक जैसी बैटरी नहीं बना सकते। फिर तो मतलब EMF अलग हो सकते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब सेल्स पैरेलल में हैं तो उनके टर्मिनल वोल्टेज सेम आने चाहिए, यस सर। और ये दोनों टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होने चाहिए? ये दोनों सेम तो है ही, बट और किसके बराबर है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी इनके पैरेलल में, Sir, ये resistance के रेजिस्टेंस भी इनके potential पैरेलल में, resistance से V को तो ये इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू कैपिटल R के बराबर भी होंगे। यस ये तीनों बराबर आएंगे बिकॉज ऑल आर इन पैरेलल। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो I1 है, अगर हम इस टर्म को लें, पहला टर्म E1 माइनस I R1 को I इंटू R से इक्वेट करें, E1 माइनस I1 R1 इक्वेटेड विथ I इंटू कैपिटल R, तो हम कह सकते हैं कि I1 विल बी E1 माइनस I कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r1। और अगर हम E2 माइनस I2 R2 को इक्वेट करें I इंटू R से, E2 माइनस I2 R2 इक्वेटेड विथ स्मॉल I इंटू कैपिटल R, तो हम I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और I2 की वैल्यू लिख सकते हैं E2 माइनस I कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। मैथ आ रही है समझ में? नहीं यहाँ पर? yes sir yes, sir. अब ये I1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और ये I2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, स्मॉल I इक्वल टू E1 माइनस I कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r1 एंड प्लस E2 माइनस I कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r2, सब्स्टिट्यूटिंग I1 I2। और यहाँ से स्मॉल I की वैल्यू मिलती है E1 डिवाइडेड बाय R1 एंड प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल R बाय R1 एंड प्लस कैपिटल R बाय R2, यानी कैपिटल R को कॉमन ले लेंगे
ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। यस अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 1/r1 और 1/r2 से डिवाइड करें। ये डायग्राम ही हटा देते हैं, यहीं पे समझा देते क्या करते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करिए बाय द टर्म 1/r1 + 1/r2 से, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड करेंगे बाय द टर्म 1/r1 + 1/r2 से। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यस सर। अब हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया E1/r1 + E2/r2 डिवाइडेड बाय 1/r1 + 1/r2, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। और डिनोमिनेटर पार्ट हो गया कैपिटल R प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 + 1/r2। इसको जरूर चेक करो। यस सर। यस सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट्स जो आ रहे हैं। हाँ सर। अब हम कह रहे हैं कि ये सब याद नहीं रखना है, इसलिए टेंशन ना लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ना अगर हम दो सेल्स की जगह एक अकेला सेल यूज कर रहे होते, जैसे यहाँ पर दो सेल्स लगाए, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेल यूज कर लेते विद रेजिस्टेंस R और उसके साथ कैपिटल R को लगा देते यस सर। जो सेम करंट डिलीवर करे। तो हम कह देंगे ये E इक्विवेलेंट है और R इक्विवेलेंट है। तो उस केस में I क्या बनना चाहिए था, अगर जो करंट ये दोनों सेल्स मिल करके इस कैपिटल R को दे रहे, उतना करंट अगर कोई बैटरी अकेले प्रोवाइड कर दे इसको, तो वो अकेली बैटरी इन दोनों का इक्विवेलेंट मानी जाएगी। यस सर। यस तो अगर सिंगल सेल होता तो हम इसी करंट को और क्या लिख रहे होते, सर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अपॉन R + R इक्विवेलेंट। कैपिटल R + R इक्विवेलेंट। यस सर। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस इक्वेट करने पर ई इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन क्या बन रहा हमारे, तो ई इक्विवेलेंट विल बी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ई इक्विवेलेंट विल बी E1/r1 + E2/r2 डिवाइडेड बाय 1/r1 + 1/r2। यानी और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट इज इन जनरल समेशन ऑफ EIth अपॉन RIth अपॉन समेशन ऑफ 1/RI। ये जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि मोर देन 2 सेल्स भी अगर पैरेलल में लगाएंगे तो हम यही रिजल्ट लगाएंगे इक्विवेलेंट EMF को कैलकुलेट करने के लिए। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो कैपिटल R, इसका मतलब ये जो 1/1/r1 + 1/r2 लिखा है, ये पूरा फैक्टर ये इस स्मॉल r इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि स्मॉल r इक्विवेलेंट इज 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 + 1/r2। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1/r1 + 1/r2। और ये तो वैसे भी एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यस सर। यस सर। बिकॉज सेल्स पैरेलल में हैं तो उनके रेजिस्टेंस पैरेलल वाले रूल से ही कंबाइंड होंगे। यस सर। तो ये दो रिजल्ट्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सीरीज वाले से थोड़ा अलग है। सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF स्लाइटली डिफिकल्ट है, सीरीज में तो सिंपल रिजल्ट आता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, रिजल्ट सामने है, अब इसका एग्जांपल के फॉर्म में देखिए। हमने क्या किया, एक बार फिर से पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ समझेंगे, फिर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। 6 वोल्ट वाली बैटरी जिसका रेजिस्टेंस की 1 ओम था, उसको ले जा करके हमने 2 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। क्या करंट आएगा इसमें बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम डेटा पहले भी यूज कर चुके हैं। 6 वोल्ट बैटरी 1 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर 2 एम्पियर करंट आएगी। फिर हमने क्या किया, ऐसे दो सेल्स पैरेलल में लगा दिए, 6 वोल्ट 1 ओम एंड एक और 6 वोल्ट 1 ओम पैरेलल में लगा दिया सिमिलर, और उसके बाद हमने वो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 2 ओम का। अब इसमें क्या करंट आएगा, तो नाउ 6 वोल्ट के दो सेल्स पैरेलली कनेक्ट है, तो ये दोनों मिल करके कितना EMF जनरेट करेंगे,
6 वोल्ट मिल करके कितना ईएमएफ जनरेट करेंगे, उसका आंसर यहाँ पर है। नहीं, ध्यान से। हाँ सर, मतलब 12 नहीं आएगा। 6 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 1 ओम, ये फॉर्मूला लगाओ ना। सर 12/2 अपॉन 1/2। हाँ, 6/1 प्लस 6/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1 कितना होगा देखो। 12 आ रहा है। यस 12 कौन सी मैथ लगा रहे हो यार? 6/1 प्लस 6/1 और 1/1 प्लस 1/1। 6 आ रहा है। 6 अरे सर 3 आएगा। आएगा। अच्छा हाँ, ये रिजल्ट सामने है, ऊपर वाला लगाओ ना, ये वाला है। यानी 6 वोल्ट पैरेलल में जा करके भी 6 वोल्ट बने, लेकिन 1 ओम का रेजिस्टेंस जब जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/1, 2। इससे R इक्विवेलेंट जो बनेगा इनका वो हाफ आएगा। तो अब जो करंट बाहर वाले रेजिस्टेंस में जाएगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो करंट बाहर के रेजिस्टेंस में जा रहा है, दोनों मिल करके 6 वोल्ट बन गए, तो 6 डिवाइडेड बाय दिस 2 ओम, बट ये दोनों मिल करके 1 और 1 मिल करके हाफ ओम बन गए, 0.5, तो इट इज 6/2.5। यस 60/25। तो वो हो गया मेरे ख्याल से 2.4 एम्पियर। सर 2.4। हमने डेटा सेम क्यों यूज किया? जब हम सीरीज पढ़ा रहे थे तब भी हमने 6 वोल्ट वाली बैटरी यूज की, ध्यान करो, तब भी 6 वोल्ट 1 ओम की ही बैटरी यस लगाई सर थी। यही किया था। यस सर यही क्या। तो जब दो सेल्स सीरीज में लगाए थे तो करंट 2 एम्पियर से बढ़ करके 3 एम्पियर हो गई। यस सर। हाँ सर। सर आर लेकिन इक्विवेलेंट यहाँ 2 पर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 एम्पियर से बढ़ करके कितना हुआ? 2.4 सर कम बढ़ा। आप समझ में आ रहा है कि सिमिलर सेल्स को अगर आप सीरीज में लगाओ और सिमिलर सेल्स को पैरेलल में लगाओ तो कहां पर करंट ज्यादा इंक्रीज करेगा? इंक्रीज तो दोनों ही जगह कर रहा है, ये भी बढ़ा, ये भी पहले सीरीज वाला भी बढ़ा। यस सर, इसमें काफी हल्का सा इंक्रीज होगा, उसमें अच्छा खासा इंक्रीज होगा। अब इसीलिए सेल्स वगैरह में सीरीज लगाती हूँ, बिकॉज हमको जब सेल्स लगाने ही है, हमको 1 2 सेल 3 सेल लगाने ही है, तो हम सीरीज में लगा लें, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा करंट मिलेगी। ये तो क्लियर हो गया कि 2 सेल्स को सीरीज में यूज करिए चाहे पैरेलल में यूज करिए, वो सिंगल सेल वाले से तो ज्यादा ही करंट देगा। यस सर। जितना करंट एक सिंगल सेल से मिल रहा है उससे तो ज्यादा ही करंट मिलेगा, चाहे आप 2 सेल्स को पैरेलल में लगा दो चाहे उन 2 सेल्स को सीरीज में लगा दो। लेकिन इनमें से भी किसमें बहुत ज्यादा करंट मिलेगी? तो उसका आंसर हो जाएगा जब सीरीज में लगाएंगे सेल्स को। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। और एक और पॉइंट जो सामने समझ में आ रहा है कि जब आप सेम ईएमएफ के 2 सेल्स पैरेलल में लगाते हो तो क्या आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ बढ़ा कुछ? और नहीं सर रहा। मोर देन 2 भी यूज करें तो भी एक ही का है। तो भी इतना ही आएगा। यस सर। आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाने से आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगाने से ईएमएफ में हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलती। यस सर। हमें एडवांटेज क्या मिलती है? रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है खाली। पैरेलल combination of similar cells will give no benefit in the EMF, but yes, resistance will decrease, and that is why current will increase. But सीरीज में लगाने से EMF भी बढ़ जाता है, 6 + 6 12 हो गया था वो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होने लगता है वर्चुअली। वर्चुअली उसका इफेक्ट कम हो जाता है तो करंट बढ़ जाती है। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है और वैसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है एज कंपेयर हाँ, टू बिल्कुल एक्सटर्नल के। बिल्कुल सही बात। बट ये पॉइंट कई बार यूज होता है कि जब सिमिलर सेल्स पैरेलल में आएंगे तो देयर इज नो बेनिफिट और एडवांटेज फॉर द ईएमएफ, ओनली एडवांटेज इज दैट रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, वो भी इंटरनल वाला। तो ये रिजल्ट ना, इसके बाद और एग्जांपल देखिए।
एक डाउट जो आया था अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में, एक डाउट डिस्कशन चल रहा था, तो वहां पर एक डाउट ये हो गया था कि अगर हम into n रोज वाला नहीं, वो तो था ही, उसके अलावा जो नेहल ने पूछा था वो डाउट ये था कि अगर हम दो सेल्स पैरेलल में लगाएं लेकिन उनमें से एक सेल आइडियल हो और एक नॉन आइडियल हो। हाँ सर, ये डाउट रेज हुआ था जो कि जेन्युइन डाउट था। मतलब आइडियल सेल किसको बोलते हैं? तो आइडियल सेल उसको बोलते हैं जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, और एक हाँ, नॉन आइडियल। में हो तो मान लीजिए, हाँ, तो मान लीजिए जो आइडियल सेल है वो 10 वोल्ट की थी और जो नॉन आइडियल सेल है वो 12 वोल्ट की है और इसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को मिला दे तो ये कितना ईएमएफ आएगा? सर आइडियल वाला कंसिडर करेंगे? नहीं, दो सेल्स लगा रहे हो जिसमें से एक नॉन आइडियल मतलब विद सम रेजिस्टेंस है और एक आइडियल है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इन दोनों सेल को मिला देगा और सपोज हमने कोई रेजिस्टेंस इनसे मिला कनेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ पर कैपिटल, सर 10 ही आएगा, 10 ही आना चाहिए। तो हाँ, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, जो ये रिजल्ट है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान से देखना इस रिजल्ट को हम थोड़ा सिंपल वर्जन में लेके जा रहे हैं। सिंपल वर्जन क्या होगा, हम एलसीएम वगैरह ले लें, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। करके देखो इसको एलसीएम लेकर के। यस सर। यस अब क्या हो जाएगा, E1 इज 12, 12 into 1, लेकिन R2 E1 मल्टीप्लाइड बाय R2 0। अगर ये 1 नंबर की सेल है तो ये 2 नंबर की सेल है। E1 is multiplied by the resistance of second cell. This is ideal. 0 plus 10 0 into plus 10 is multiplied by 1 1 upon 0 upon R1 plus R2. R1 plus R2. 0 तो plus 1 plus 0, इन्हें कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? इफेक्टिव 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट। यानी ये दोनों सेल्स मिल करके इफेक्टिवली 10 वोल्ट का ईएमएफ देंगे। यस सर, ठीक है, मतलब these two are equivalent to a 10 वोल्ट बैटरी। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं और 1 ओम खाली बचा, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम का ही रहेगा। यस सर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक 10 वोल्ट की बैटरी की तरीके से होगा जिसके ईएमएफ, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 होगी। अब ऐसे में यहाँ पर क्या करंट आएगा? तो यहाँ का करंट बराबर दोनों मिला करके 10 वोल्ट का काम करेंगे। तो 10 वोल्ट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर प्लस 1, प्लस 1, ये इसका आंसर बन जाएगा। मतलब कि अगर एक आइडियल और एक नॉन आइडियल बैटरीज को पैरेलल में मिलाएंगे तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो आइडियल वाले की ईएमएफ के बराबर ही आएगा। यस सर, और जब दो सिमिलर सेल्स लगा रहे हैं तो सेम ही ईएमएफ आया था। यस सर, ठीक, आइडियल नॉन आइडियल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ इज सेम एज द ईएमएफ ऑफ आइडियल सेल। आइडियल सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सर में भी सीरीज में लगा ले तो आइडियल और नॉन आइडियल। हाँ सर, मतलब जैसे सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज सीरीज में तो ईएमएफ वैसे ही ऐड करना है आपको, E1 प्लस E2 करना है, अच्छा हाँ सर वो अगर 22 वोल्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम हुई जिसमें दो सेल्स पैरेलल में फिर उसके बाद वह सीरीज में चले गए, हाँ, ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं। सर पर एक मिनट, एक पहले इसको छोटे छोटे कंसेप्ट को ब्रेक करने दो। ये यहाँ तक ठीक हुआ अभी? यस यस सर। यस यस सर। ना, अब आप देखो कंसेप्ट को ब्रेक करने दो, फिर समझा रहे हैं आगे कैसे करना है। इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं हम लोग, इस टाइप के कंसेप्ट्स का एडवांटेज देखिए। हम लोगों ने एक प्रीवियस कंसेप्ट ये पढ़ा हुआ है, देखो प्रीवियस कंसेप्ट वो क्या पढ़ा था कि अगर एक कैपिटल आर का रेजिस्टेंस है और वहां पर हमने एक बैटरी लगाई, मान लो ईएमएफ ई की, और यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर का, तो उसके अंदर ये पूछा था हम लोगों ने कि कैपिटल आर की वो कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर आती है। सर R इक्वल्स टू स्मॉल आर तो आंसर था कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब जब बैटरी की रेजिस्टेंस से मैच करता हुआ बाहर रेजिस्टेंस होता है यस तो इस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर जनरेट होती है। ये थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। यस सर, नाउ सपोज
12 वोल्ट बैटरी जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम, दस वोल्ट की बैटरी रेजिस्टेंस 2 ओम, और एक 8 वोल्ट की आइडियल बैटरी, 8 वोल्ट आइडियल बैटरी, दो नॉन आइडियल और एक आइडियल, इन सबको मिला करके आपने कैपिटल आर से लगा दिया। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर द मैक्सिमम पावर। सर 1 सर 4 होगा। सर 1 आप बता पाओगे पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? सर 8 ईएमएफ निकाल। सर 8 आएगा। निकाले जो नहीं, अभी पीछे कंसेप्ट बता चुका हूँ eight कि जब होगा। आइडियल और नॉन आइडियल मिलेगी अच्छा हाँ तो सर 8 है। 8 आएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना आपको। यस सर। सर अगर बाकी आप- दोनों का टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो करंट निकालना पड़ेगा, जरूरत ही लेकिन नहीं है इसका तो उसकी। इसमें तो करंट की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्चुअल में ये तीनों सेल्स इफेक्टिवली कितने वोल्ट के बैटरी का काम करेंगे? सर 8 वोल्ट की बैटरी। 8 8 वोल्ट वोल्ट की की। बैटरी विद 4 ये ओम तीनों, रेजिस्टेंस। इन तीनों का इफेक्ट वैसा ही होगा जैसा इफेक्ट एक सिंगल 8 वोल्ट के बैटरी का होगा। यस सर। तो हम इन तीनों की जगह एक सिंगल 8 वोल्ट की बैटरी लगा, लेकिन वो सिंगल 8 वोल्ट की बैटरी कितने रेजिस्टेंस की होनी चाहिए? सर 1 1 सर तो 0, 2 और 2 पैरेलल में है, 0, 2, 2 पैरेलल में, अच्छा 1 ओम, हाँ 1 ओम, यस सर 1 ओम। और फिर ये हमारा कैपिटल आर हो गया। सर और कैपिटल आर 1 ओम हो गया। अब कैपिटल आर की कौन सी वैल्यू होगी ताकि मैक्सिमम पावर आ जाए इस कंसेप्ट के थ्रू? 1 1 ओम आंसर हो गया। इसका मतलब कैपिटल आर जब 1 होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर आएगी। यस सर। ऑब्जेक्टिवली इसको यूज भी करना सीखेंगे ना, ऐसा पूरी खाली फॉर्मूला ही बता देगी। फॉर्मूला ही हमको अगर बताना हो तो फॉर्मूला तो बुक्स में है ही है। हम लोग क्या, हम लोग सीधे, हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन के लिए है कि यूज कहाँ पे करोगे। तो इस टाइप के कंसेप्ट का यूज होता है प्रॉब्लम्स ऑफ द मैक्सिमम पावर में। और कहाँ यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और कहाँ यूज होते हैं वो देखो। और मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिवली एग्जांपल। सपोज एक कैपेसिटर सी, अब याद दिलाता हूँ पहले तो प्रीवियस कंसेप्ट है वो, अगर एक बैटरी से और रेजिस्टेंस से कनेक्ट करो आप, आर रेजिस्टेंस से और वी वोल्ट के बैटरी से, तो कितना चार्ज आता है इसके ऊपर? मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज आएगा, सर सीवी। CV तो ये हम सबको पता है कि फाइनल चार्ज की वैल्यू सीवी आती है जब एक कैपेसिटर को सिंगल बैटरी से कनेक्ट करते हो। अगर हम एक कैपेसिटर को सिंगल बैटरी की बजाय कई सारे बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिए, मतलब हमने एक कैपेसिटर लिया, साथ में एक रेजिस्टेंस लिया, और इसको ले जा करके हमने कई सारे बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दी, इस तरीके से। इसमें फिर से हमारा तीसरा वाला आइडियल बैटरी है, 12 वोल्ट की आइडियल बैटरी मान लेते हैं। बाकी ये 15 वोल्ट की बैटरी है 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 24 वोल्ट की बैटरी 6 ओम रेजिस्टेंस, और ये 12 वोल्ट की आइडियल बैटरी। अब बताइए इस कैपेसिटर का फाइनल चार्ज क्या आएगा? सर 12 इंटू सर हाँ, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि जब इतने सारे बैटरीज किसी प्रॉब्लम के अंदर है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये तीनों कंबाइंडली कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। तो देयर इफेक्ट मतलब दे आर इफेक्टिव एज 12 वोल्ट बैटरी। यस सर। तो इसका मतलब एक कैपेसिटर 12 वोल्ट के बैटरी से लगा है, यस सर। यस सर। तो कितना चार्ज आएगा? चार्ज 12 सर 12 सी। 12 सी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। यस हाँ। चार्ज सर। ऑन द कैपेसिटर विल बी 12 सी। तो एप्लीकेशन कहाँ हुआ इसका? एप्लीकेशन हुआ मैक्सिमम पावर वाले क्वेश्चंस में। और कहाँ एप्लीकेशन हुआ? एप्लीकेशन हुआ आरसी सर्किट के प्रॉब्लम्स में। अगर हम इसकी एप्लीकेशन को समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस हुआ, लेस देन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट। हाँ सर, कुछ आरसी सर्किट्स में बहुत ज्यादा बैटरीज भी होती हैं, मतलब सेल्स होती हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वरना केवीएल की बहुत बड़ी इक्वेशंस बनती। हाँ, अच्छा मान लो और सिंपलीफाई कर रहे हैं, मतलब ये इसका
यार कोई भी कंसेप्ट हमको क्यों फालतू में पढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं उसके प्रैक्टिकल यूजेस होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमने एक कैपेसिटर लिया और मान लें उसको हमने उन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 12 वोल्ट है, यहाँ पर जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बताए, और कैपेसिटर फॉर एग्जांपल हमारा 4 माइक्रोफैरेड है, कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे? तो एक तो तरीका केवीएल वाला है, एक पहले वाला मेथड जो केवीएल मेथड है, और अब इसका ऑब्जेक्टिव मेथड है। ये दोनों सेल्स क्योंकि पैरेलल में हैं, तो इनका इफेक्ट कैसा होगा, मतलब इफेक्टिवली दे आर इफेक्टिव एज लगाओ इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 by R1 वोल्ट आ रहा है सर, 16 वोल्ट आ रहा है सर, 64 हो जाएगा चार्ज। 20, एक मिनट बच्चा, 12 by 3 4 प्लस 24 by 6 और 1 upon R1 plus 1 upon R2, ये पूरा सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? सर 16 आ रहा है। 4 आ रहा है। So 4 आ कोई 16 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। नहीं सर, वो Four. इक्विवेलेंट Four वोल्टेज आया। 4 आ रहा है। तो 4 आएगा। इफेक्ट मतलब दे आर इफेक्टिव एज 4 वोल्ट। Yes. Yes sir. 12 by 3 और 24 by 6 मतलब 4 plus 4 8 हो गया, और नीचे 1 upon 3 Sir, plus 1 18 upon by 6 9 हो होगा. गया। सर 16 आएगा यार, नहीं प्लस 6 16 आ रहा। हाँ सर 16 ही तो 16 है। आएगा भाई, 4 वोल्ट थोड़ी आ रहा है। अच्छा, मतलब Yes, ये sir. दोनों बैटरीज मिल करके 16 वोल्ट के बैटरी का काम कर रही है। तो Yes. इसका मतलब कैपेसिटर 16 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है। अब Yes. बताओ चार्ज कितना आएगा? सर 64 कूलम माइक्रोकूलम। माइक्रो कूलम। खत्म खत्म हो गया। आ रहा है समझ में एप्लीकेशन इसका? यस सर, यस Yes, सर। ये है कंसेप्ट को यूज करने से प्रॉब्लम से जल्दी होता, नहीं करने का तो केवीएल तो है ही है, केवीएल तो हमारा फाइनल और लास्ट है, बट वो प्रॉब्लम्स लेंदी होती है उसमें। और प्रॉब्लम देखो, अच्छा सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी तो कनेक्शन में टाइम पर गलती हो सकती है, जैसे कि सेल्स के पैरेलल कनेक्शंस में हमसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, दो सेल्स तो प्रॉपरली कनेक्ट है और तीसरा सेल्स जो है वो थोड़ा सा गलत कनेक्ट हो गया, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि प्लस के साथ प्लस कनेक्ट होना चाहिए, हमने प्लस के साथ माइनस कनेक्ट कर दिया, ये मिस्टेक हुई। अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? सर वही फॉर्मूले में नेगेटिव कर देंगे तो ईएमएफ सर वाले में। नेगेटिव नहीं कर सकते सर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऐड होगा। नहीं, अच्छा। ईएमएफ तो कर सकते हैं ना, ईएमएफ। हाँ ईएमएफ कर सकते। तो ई इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला आपका है, फंडामेंटल फॉर्मूला, ये E1 by R1 वाला है, E1 तो उसको by लगाओ, E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस लेकिन हाँ, जिस बैटरी का गलत कनेक्शन हो गया उसको माइनस करिए अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R2। खाली ईएमएफ के आगे का साइन चेंज करना है, रेजिस्टेंस के आगे का साइन चेंज ना कर देना। साइन चेंज ईएमएफ के आगे होगा अगर बैटरी के कनेक्शन गलत हो गए तो। और पैरेलल में गलत कनेक्शन किसको कहा है? तो पैरेलल में गलत कनेक्शन तब कहा जाता है जब प्लस प्लस के साथ किसी का माइनस कनेक्ट हो जाए। और सीरीज में गलत कनेक्शन किसको बोलते हैं? सर जब प्लस के साथ प्लस हो जाए। हाँ, जब उल्टा है, सीरीज में जब लाइक पोलैरिटी ऐड करते हो आप, लाइक पोलैरिटीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है। और पैरेलल में अनलाइक पोलैरिटीज को जब कनेक्ट किया जाता है तो ये गलत कनेक्शन है। यस सर। बाकी का पार्ट कर लेंगे इसके आगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ सर कर लेंगे। तो आप देखिए, अब हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
12 वोल्ट 3 ओम, 24 वोल्ट 6 ओम और 8 वोल्ट 2 ओम। और आर की वैल्यू 4 ओम है, या 4 ओम रखते हैं। बताइए कितना करंट आर में जाएगा। तो अगर हम लोग मतलब फर्स्ट थॉट देखें तो फर्स्ट थॉट मतलब मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे। मतलब अगर जिनको बैटरीज के कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता है तो वो बैटरी उसमें केवीएल मेथड लगाओगे। लेकिन हाँ जी, जिनको सेल्स, हाँ जिनको सेल्स का कॉम्बिनेशन पता है, रिजल्ट पता है, और ये पता है कि उस रिजल्ट का एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में किस तरीके से करना है, ये दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ। ये सीरीज वाले कनेक्शन से या पैरेलल वाले? 16 पहले ये पैरेलल में है कि सीरीज में? सर पैरेलल में है। पैरेलल में है। पैरेलल में। और पैरेलल में ये राइट कनेक्शन है या रॉन्ग कनेक्शन? सर रॉन्ग wrong कनेक्शन। है। रॉन्ग कनेक्शन हो गया, माइनस के साथ प्लस कनेक्ट हो रहा है। ओके सर। वी आर पैरेलली बट रॉन्ग कनेक्शंस। सर तो -12। तो 0 हो जाएगा इसका। ये लगाओ, ये रिजल्ट सर 0 हो E1 जाएगा। by R1 12 by 3 और 24 by 6, लेकिन बीच में प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस है। तो इसका मतलब ये दोनों इफेक्टिवली कितना हो गया? सर 0। 0 हो रहा है। इफेक्ट 0 वोल्ट का है, लेकिन रेजिस्टेंस में इफेक्ट आएगा। 3 और 6 पैरेलल में, 3 and 6 पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये 2 ओम आ जाएगी। 2 यानी ये इफेक्टिवली 0 वोल्ट की बैटरी बट 2 ओम का रेजिस्टेंस, और 0 वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में है। सर 8 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये तीनों मिल करके कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो टोटल कॉम्बिनेशन का इफेक्ट बताओ। टोटल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ आंसर हो गया 8 वोल्ट 8 और 8 4 और और 4 आर नेट 4 वोल्ट 4 ओम यहाँ पर है, 2 ओम यहाँ पर, 4 4 ओम। अब आप करंट बताओ। 8 वोल्ट इज द फाइनल ईएमएफ 7 एम्पियर 1 है। 4 ओम यहाँ पर एम्पियर। और 4 ओम यहाँ पर, 4 ओम यहाँ पर, 4 टोटल 8, यानी 1 कुल मिला एम्पियर। करके 1 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी। तो ऑब्जेक्टिवली होता जाएगा, यस सर। बट पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, जिनको अच्छा एक और बात बता रहे हैं, एक तो आप लोग अलर्ट हो जाओ क्योंकि शायद तुम लोगों ने आज की न्यूज सुन ली होगी जो सर सीबीएसई बोर्ड्स की में नई। सर बोर्ड्स 2 बार होंगे सर। आईसीएसई का पहले ही डिस्कस 2 बार तो होना ठीक है, लेकिन पहली बार वाला ऑब्जेक्टिव है। हाँ सर। नहीं Yes, सर sir. आएगा ऑब्जेक्टिव। पहली बार वाला शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वो ये सर objective पहली वाला बार वाला objective ऑब्जेक्टिव है। है सर। यस सर ऑब्जेक्टिव है। खतरनाक है। और दूसरा इसीलिए बोल रहा हूँ, जो क्विज दी जा रही है ना, क्विज वो थोड़ा सा सीरियसली अटेम्प्ट करें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर में वो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन उठाएंगे। बस सीबीएसई में इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपना नया क्वेश्चन फ्रेम करें। सर वो गलत होंगे तो डायरेक्ट नंबर चले जाएंगे। सीधे पहले वाला बोर्ड नहीं रह गया कि भाई स्टेप मार्किंग होगी। सर तो बुक के बहुत अंदर नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल हाँ, स्टेप मार्किंग में तो सर फिर टफ भी हो रहा नंबर है। मिल जाते थे अगर आंसर ही गलत हो तो। स्टेप मार्किंग तो मैनुअल चेकिंग होती है ना, एग्जामिनर के मूड पर भी, पेपर चेक करने वाले के मूड पर भी है, भैया वो नंबर दे रहा है तुमको, ये तो मशीन से होना है सब कुछ। सही है तो ठीक है, गलत हुआ तो सीधे चले जाओ। तो और तो इसलिए अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज नवंबर में बोल रहे हैं वो लोग कि पहला एग्जाम नवंबर में ले लेंगे। सर 50% सिलेबस है। हाँ सिलेबस नेक्स्ट वीक तक मान लो आ जाएगा, जो भी आएगा। तो मेरे हिसाब से जो वो 50% सिलेबस की जो बात कर रहे होंगे, जितना हम लोग गेस कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट मंथ तक वो सिलेबस कवर कर चुके होंगे हाँ सर ईएमआई तक आराम से। एडवांटेज लो इसका, बोर्ड परसेंटेज इंप्रूव करने का इससे बढ़िया मतलब मौका नहीं मिलेगा। सर हमारे बोर्ड भाई में जिनको एक्सटर्नल वाले काउंसिल से पेपर आएंगे, उसे सबमिट करना होगा। नहीं ऐसा भी कोई डिसाइड हो गया क्या ये नेक्स्ट ईयर के लिए? सर टीचर्स बता रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली जो एक बोर्ड फॉलो करता है बाकी सब उसी को फॉलो कर देते हैं। ओके सर। बोर्ड भी हम ही लोग की तरह यार, हम स्टूडेंट्स की तरह ही होते हैं वो लोग भी। भाई टीचर क्लास में कोई वर्क दे अगर होमवर्क, तो जो एक बच्चा करता है फिर पूरी क्लास उसको कॉपी कर लेती है।
यस सर। है ना। तो और यही स्टूडेंट तो आगे जाकर के उन बोर्ड्स में ऑफिसर्स बनेंगे ना, तो अलग से तो आएंगे नहीं वो लोग, तो हैबिट कैसे बदलेगी हमारी। तो हैबिट तो जो बचपन से पड़ी है वही, आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, तब भी वही हैबिट है। यस कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल सा रूल। ये आया समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Yes, sir. यस ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चा, फिर बोलना सीरियसली पढ़ाई करिए। नवंबर आने में टाइम नहीं है, जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 7th मंथ चल रहा है आपका जुलाई। 2-3 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जानी है, पेपर हो जाने हैं। सर कोचिंग की और प्रिपरेशन के साथ स्कूल का तो हो ही जा रहा है। आराम से होता है यार, अगर आप हाँ, सीरियसली आराम से सब कुछ कवर होता है, सब कुछ कवर करते हैं हम लोग। और फिर ये कह रहे जेई के अलावा भी तो एग्जाम्स हैं, जेई के अलावा भी तो कॉलेजेस है दुनिया में। मान लो जिसको जेई में नहीं जाना, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है, आप सबको पता होगा कट ऑफ कितनी हाई जाती है वहां पर। यस सर। Yes, sir. सर बहुत ज्यादा जाती तो फिर 0.1% से भी आप कट ऑफ रुक जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, या तो कंपटीशन क्रैक करो या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। सर और मेरे यूनिवर्सिटी भाई में के भी 94% आने के बावजूद भी टॉप के उसके मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 टॉप के जो कॉलेज उसमें नहीं एडमिशन मिलेगा, हो पाया। नहीं नहीं हो पाएगा, 95 तो चाहिए होता है। 97 और नहीं हो पाएगा। 98% से उनका वो चालू होता है काउंसलिंग। इसलिए कह रहा हूँ दोनों एम्स को लेकर के चलो। बिकॉज अगर आप बोर्ड को सीरियसली करोगे तो गारंटीड लिखवा लो मुझसे, जो भी कैंडिडेट बोर्ड को सीरियसली ले रहा है, डबल बेनिफिट है। बोर्ड का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होना है, जेई मेंस भी ऑब्जेक्टिव होना है, दोनों का लेवल सिमिलर है। यस सर। डबल बेनिफिट है, आपकी बार एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है किसी के लिए। और सर मेंस के तुम्हें पहले अटेम्प्ट से पहले रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन। और जो बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर होना है जिसमें शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, वो अप्रैल में होना है, मतलब मार्च या अप्रैल में होगा। मई अप्रैल में होगा। तब तक आप मेंस से फ्री हो चुके होंगे, आराम से तैयारी कर सकते हो। मतलब जो हर साल होता था कि बोर्ड और जेई के बीच में क्लैश हो जाता था और बच्चे मेंस के पहले ही क्विट कर जाते थे कि भैया हमसे नहीं होगा, हम बोर्ड पर फोकस करेंगे, मेरा बोर्ड खराब हो जाएगा। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हो। अगर मेंस टारगेट है तो मैं फिर बोल रहा हूँ बोर्ड की सीरियस प्रिपरेशन मेंस में 98% के ऊपर ले जाएगी। यस सर। सीरियस प्रिपरेशन कह रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर आप अपना टारगेट बोर्ड्स में लेके चलो कि बोर्ड में ही मुझे 99% आना है, तो आप मुझसे आज के डेट में कहीं भी रिटर्न ले लो कि भैया आपका जेई मेंस भी 98% ऊपर निकल गया। तो इसको बहुत ध्यान से यार करो, मतलब एक एक डेट आगे बढ़ती जा रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसको देखो जरा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अभी डिस्कस हुआ था, यही जो हम लोग शायद डाउट क्लास पे डिस्कस कर रहे थे यस सर। कि कई सारे सेल्स लें और उनको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगा दें। फॉर एग्जांपल सब ईएमएफ, ई और रेजिस्टेंस आर एक जैसे हैं सब, यस है मतलब एक ही दुकान से 50-60 सेल खरीद के ले आओ, एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के, सब एक जैसे, और हमने उठा करके यहाँ पर एन सेल्स सीरीज में लगा दिए और इस तरीके की और रो तैयार कर दी। भाई ऐसे ही तो होता है, मतलब नंबर, और ऐसे हमने एम नंबर ऑफ रूस तैयार की, और हर एक रो के अंदर एन सेल्स हैं। जैसे हमारे स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, मैं एक रो में 6 बच्चे बैठा दिए और ऐसे 5-6 रो लगा दी, पूरी क्लास एडजस्ट हो गई। ऐसे बिठाते और कैसे करते, और फिर ले जाकर के हमने कैपिटल आर लगाया। अब इस कैपिटल आर में क्या करंट आएगी, तो ये जितने सेल्स सीरीज में लगा रहे हैं ये सब आपका क्या काम करेंगे, कितने रेजिस्टेंस का काम करेंगे, कितने ईएमएफ का, दे विल एक्ट लाइक कितना ईएमएफ सर सीरीज में,
एनी और Yes. रेजिस्टेंस आर 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 सब लगा दूं NR. एनआर। No. ऐसे ही ये वाली रो काम करेगी, ऐसे ही ऊपर वाली रो काम करेगी, ऐसे ही ऊपर वाली रो काम करेगी। ये सारे रो आइडेंटिकल है Yes, sir. और सारे आइडेंटिकल रो पैरेलल में हैं। Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि जब सिमिलर सेल्स आप पैरेलल में लगाते हो Equivalent तो E के बराबर होता है. ईएमएफ का कोई एडवांटेज नहीं मिलता। Yes, sir. Yes, कोई sir. एडवांटेज नहीं। तो फाइनल ईएमएफ जो आएगा वह n इंटू ई एक रो के अंदर है, n इंटू ई दूसरी रो के अंदर, n इंटू ई तीसरी रो के अंदर। जब सारे रो आइडेंटिकल हैं तो नेट ईएमएफ भी उतना ही मिलने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता हमें। Yes, sir. लेकिन रेजिस्टेंस में बेनिफिट मिल जाता है। जितने रो होंगे उतने टाइम से रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी, उतने टाइम से रेजिस्टेंस गिर जाता है, नीचे आ जाता है। सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन से ईएमएफ का तो एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन अभी डिस्कस हुआ था हम लोग का एक आर्टिकल, एक प्रॉब्लम कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ईएमएफ का एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो जाती है। यस सर। Yes, sir. अब बताओ एक्सटर्नल करंट कितना जाएगा? टोटल ईएमएफ एनी अपॉन Any एनआर upon Any upon R plus by NR. कैपिटल आर R plus Plus NR N. by N. NR upon एनआर बाई Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। उसने नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम बार बार आप लोग की क्लास में टोकते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे लोग 3-4 महीने हो गए लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनने को मिलती है, उनकी तरफ से ना कोई यस आता है ना कोई नो आता है, समझ ही नहीं आता कि आप लोग क्लास किस तरीके से करते हो। अरे भाई तुम लोग की इंटरेक्शन हम लोग को मतलब बूस्टअप करती है कि चलो और क्लास लेने और पढ़ाने। यार रिस्पॉन्स ना मिलने से ना हम लोग भी डल होते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। हाँ सर, बोरिंग लगता होगा। Yes, sir. बहुत अजीब लगता है कि यार सामने। अच्छा, घर बैठ करके हम लोग भी क्लास ले सकते हैं आराम से, जैसे 11th में ले लेते हैं, डिजिटल पैड पर भी ले सकते थे बिना चेहरा दिखाए। हम लोग इसको लाइव इंटरेक्टिव करने के लिए पूरा आते हैं यहाँ पर कि चलो भाई बोर्ड वाली फीलिंग दे, क्लास वाली फीलिंग दे, इंटरेक्ट करें। अगर अभी नहीं समझ में आता ये जो मिसयूज कर रहे होते हैं हम लोग, भाई हो सकता है कि बहुतों के घरों में क्लास चल रही है, कोई देखने वाला ना हो, पेरेंट्स बिजी हो, आपके हाथ में मोबाइल है, बड़े सारे मिसयूज कर सकते हो। कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखो अल्टीमेट लूजर कौन होगा इसमें भाई? तो जो खुद ही आप अपने आप को खराब कर रहे हो। मतलब ये भूल जाना कि हम कैमरा ऑफ कर लेंगे, माइक म्यूट कर देंगे, पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, क्लास के टाइम गेम खेल लेंगे, सब कुछ कर लो, आप जो करना है कर लो। एट द एंड ऑफ डे लूजर का टैग आप ही को मिलना है और किसी को नहीं मिलना है भाई। जो बिजनेस भी करना है, किसी के दिमाग में आइडिया है कि कुछ और काम करना है, तो उस सबके लिए ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली दिखाओ अपने काम में। इंटरेक्शन से बेटर कोई चीज नहीं है। नॉन इंटरेक्शन का मतलब ये समझ लो कि ये सब वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। अगर स्मॉल आई समझ में आया ये चीज, एनी बाई कैपिटल आर प्लस एन आर। Yes. यस सर। ठीक है जी। अब सुनिएगा, इसमें जो क्वेश्चन था जो प्रीवियस डाउट सेशन में भी चल रहा था, वो ये चल रहा था कि हम सेल्स को किस तरीके से अरेंज करें कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। मतलब मान लीजिए हम 24 सेल्स खरीद के लाए, सामने वाली किराने की दुकान पे गए, उनसे कहा भैया जरा हमें वो घड़ी वाले सेल दे दो, इतने 24 सेल उससे आप परचेज करके लिए घर पे बैठे। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, हम सारे के सारे 24 सेल्स को सीरीज में लगा दें, मतलब हम सिर्फ एक रो तैयार करें और उस रो में 24 सेल हो। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि 12 सेल्स को एक रो में और 12 सेल्स को दूसरी वाली रो में लगा दें, 12 और 2 रो तैयार कर लें। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 6 के 4 कर लें, 8 के 3 कर लें। तो ये चीज हमको कैसे मालूम चलेगी कि हमें कितने रो तैयार करनी है, एक रो में कितने सेल्स लगाने हैं, ताकि हमारा जो ये ग्रुप है, सेल्स की जो ग्रुपिंग की जा रही है, ये मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग।
सर जितने ज्यादा रो बनाएंगे उतनी कम ईएमएफ बनेगी, और जितने ज्यादा रोज बनाएंगे उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पर रेजिस्टेंस बढ़ अगर जाएगी। में लगाएंगे तो ईएमएफ ज्यादा ही मिलेगा। तो और मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप बता मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग कैसे होती है जो इकोनॉमिकल हो हमारे लिए। तो इफेक्टिव ग्रुपिंग का क्या मतलब है? इफेक्टिव मतलब मोस्ट इफेक्टिव, मतलब उससे ज्यादा इफेक्ट कहीं नहीं मिले। यस तो आपको एफिशिएंसी ज्यादा। नहीं, हाँ, तो आपको सेल्स के साथ क्या करना है? सेल्स क्यों लाए थे खरीद करके? सेल्स लाए थे ताकि हमको करंट मिले। सेल्स का प्राइमरी फंक्शन करंट देने का है। यस Yes. सर। तो मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग किसको बोलोगे? ऐसा ग्रुप जो सबसे ज्यादा करंट दे, यस Yes, sir. Yes. which gives maximum current। सर, मतलब ईएमएफ ज्यादा हो और आर कम हो। आर कम हो। नहीं, ऐसे मत सोचा करो। देखो, फिर गलती ये होती है हम लोग की, जब वर्बल थिंकिंग आ जाती है, और स्पेशली इस टाइप के टॉपिक्स में जहां पर मैथ भी इन्वॉल्व है। वर्बल थिंकिंग फिजिक्स के थ्योरम लॉज को समझने में काम करती है, बट यहाँ पर अगर हम वर्बली सोचते हैं तो माइंड कुछ और कहता है और सामने के जो मैथ है वो कुछ और कह रही है। आप चाहते हो मैक्सिमम करंट, ठीक है? अब देखो, जो करंट का एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है? एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एन न्यूमरेटर में है, इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर बाई स्मॉल एन एंड प्लस स्मॉल आर अपॉन एम। ये जरूर देखो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आप, हमारे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है? मान लीजिए 24 सेल्स परचेज करके आ चुके हो, तो अब आपके पास क्या चीजें एडजस्ट करने को है? क्या उन सेल्स का ईएमएफ बदल पाओगे? नो सर। No, sir. No, sir. नहीं बदल No, पाओगे। sir. हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि हम रो और कॉलम अपने हिसाब से देख सकते हैं, कितने रो एन कितने और कॉलम। एम डिसाइड कर सकते हैं। तो एन और एम को एडजस्ट किया जा सकता है, ई को एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि न्यूमरेटर इज नॉन एडजस्टेबल। इसको एडजस्ट करने का मतलब आप सेल्स चेंज कर लो। अब बताओ मैक्सिमम करंट कब आएगी? तो मैक्सिमम करंट अगर चाहिए तो डिनोमिनेटर को लोवेस्ट करना पड़ेगा। ये टर्म लोवेस्ट, मिनिमम। मतलब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, वही लॉजिक। हाँ, और एम जीएम प्रॉपर्टी ये मिनिमम होती है Yes, बाय द sir, प्रॉपर्टी AMG. ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। यस सर अर्थमेटिक मीन इज कैपिटल मीन। नहीं, वो तो है, लेकिन दो नंबर्स का सम मिनिमम करने की जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होती है? कैपिटल आर बाई एन शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर बाई। स्मॉल आर बाय। Yeah. एक मिनट थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आप देखिएगा। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ a प्लस b टू बी मिनिमम अकॉर्डिंग टू द मैथ्स AMGM प्रॉपर्टी, या फिर सिंपल सा रूल है, a प्लस b कैन बी रिटन एज रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो a प्लस b मिनिमम करने के लिए आप a माइनस b का होल स्क्वायर मिनिमम करेंगे, और एक स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 ला सकते हो, नेगेटिव जा नहीं सकते। Yes. तो ये वैल्यू a इक्वल टू b पर आएगी, इक्वल्स। ठीक? यस प्रोवाइडेड की a और b का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यस सर। यस तो खैर यानी कि मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप कब मिलेगा आपको? तो मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप मिलेगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू एन स्मॉल आर बाई एम। यानी सेल्स की मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग तब कही जाती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन सभी सेल्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैच कर जाए। मतलब सेल्स को इस तरीके से ग्रुपिंग की जाए कि उन ग्रुपिंग वाले सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना बने वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैच कर जाए। क्या ये वही कंडीशन नहीं हो गई जो मैक्सिमम पावर की थी? हाँ Yes, सर। sir. Maximum power. रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की हो जाए बराबर। हाँ, तो यही मोस्ट ग्रुपिंग है। तो उसी तो में जैसे हमने
भी बताया था ये जो भी हाँ आपने जी हाँ। वाला। अब आप क्या प्रॉपर हो गया, उनके यहाँ तो ये पढ़ाया भी नहीं क्या, तो प्रॉपरली हो गया पूरा। यस सर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्वेंटी 24 सेल्स मान लेते हैं। ठीक है, 24 सेल्स हैं जिसमें सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ठीक है यार, मान लें 24 सेल्स हैं, सभी का रेजिस्टेंस 1 ओम है। यस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 8/3 है, फॉर एग्जांपल 8/3 ओम। तो अब बताओ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए फॉर द मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग। मतलब कितने सेल्स एक ब्रांच में रखोगे और ऐसी कितनी ब्रांचेस तैयार करेंगे। 9 rows होंगे। नहीं देखो तो 1 मिनट, तो ये कंडीशन लगाओ ना पहले, तो ये कंडीशन लगाओ। टोटल सेल्स तो m into n है ना 24। हाँ ये 24 टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, n into n n मल्टीप्लाइड बाय m, n into m। 8 rows और क्या कहते हैं 3 कॉलम। हाँ ये मतलब ये m into n है, m into n 24 है। 24। और ये रिजल्ट जो मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग का क्राइटेरिया है, यस सर। क्राइटेरिया ऑफ मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग, इसके हिसाब से n/m की वैल्यू सर 8/3। 8/3। 8 अब पता लगा m और n कितने होने चाहिए, m और n की सर वैल्यू। कॉलम 8 होगा और रोज 3 होंगे। सर रोज 3 होंगी। Yes. 3। अच्छा मतलब ऐसे 8 कॉलम्स बनेंगे, हाँ सर। यस सर। 3 और Rows ऐसे देखें तो 3 रोज 3 रो बनेंगी, 24 हो गए। यस सर। ये मोस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग इसको बोला जाता है। सर ये बताइए, ठीक है, सर ऐसा नहीं कर सकते कि 8 रोज और 3 कॉलम्स। नहीं अच्छा सर, वो m और n जो वेरिएबल है वो इसी जो डिराइव हुआ है वो इसी हिसाब से हुआ है। इसी से हुआ है। रो और कॉलम अगर पलट दोगे ना तो वो इफेक्टिव ग्रुपिंग नहीं कहलाती है। हाँ नहीं सर। ग्रुपिंग तो इफेक्टिव होगी बट मोस्ट इफेक्टिव नहीं। मतलब जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम बेनिफिट लेना किसी चीज का, तो ऑप्टिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब इस तरीके से किया जाए। भाई जब पैसे खर्च किए ही तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए खर्च करो। मैक्सिमम बेनिफिट तब होता है जब मैक्सिमम करंट आएगी। यस सर। ठीक है, हटाएं इसको। यस सर। Yes. यस सर। थैंक यू। तो ये हमारे सेल्स का सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। बट फिर मैं बोलूंगा एक बार, खाली फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला बुक्स में वैसे ही लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि काफी। हाँ जब तक कि ये समझ नहीं आए कि इनको यूज कैसे करा जाए, तब तक इनको पढ़ने का कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। अच्छा सर वो जो थर्ड